दोनों के घर में शायद परिवार इंतजार कर रहा था कि बेटा काम खत्म करके फोन करेगा, लेकिन शाम होते होते सब कुछ बदल गया। नमस्कार, मैं हूं निशा सिंह और आप देख रहे हैं द वायरल माइंड। पहलगाम की याद एक बार फिर ताजा हो गई। कश्मीर में फिर गोलियों की गूंज, फिर आतंक का साया और फिर वही सवाल, आखिर आम लोगों की सुरक्षा कहां है। एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों ने खून बहाया है। पहलगाम के बाद क्या बदला? जवाब वही है, कुछ भी नहीं। क्योंकि फिर से उसी तरीके की घटना सामने आई। कुलगाम का हमला एक नया सवाल पूछ रहा है। अगर आतंकी अब भी ऐसे इलाकों में पहुंच पा रहे हैं जहां आम मजदूर रह रहे हैं, अगर वे अचानक हमला करके भाग पा रहे हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से नजर डालनी होगी। क्योंकि सिर्फ बड़े आतंकियों को खत्म करना काफी नहीं है, आतंकी नेटवर्क को तोड़ना होगा, उनके लोकल सपोर्ट नेटवर्क को पकड़ना होगा, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग को रोकना होगा, उन लोगों की पहचान करनी होगी जो आतंकियों को शेल्टर, इंफॉर्मेशन या लॉजिस्टिक्स देते हैं, और सबसे जरूरी, आम नागरिकों को सिक्योरिटी का भरोसा देना होगा। क्योंकि मरने वाला अक्सर कोई वीआईपी नहीं होता, आतंक की हर खबर के पीछे एक परिवार होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इन हमलों में अक्सर कोई बड़ा नेता नहीं मरता, किसी मंत्री का बेटा भी नहीं मरता, किसी बड़े अधिकारी का परिवार नहीं उजड़ता, मरता है आम इंसान। दीपक और भूपेंद्र भी ऐसे ही आम लोग थे। उनके परिवार ने उन्हें कश्मीर भेजा था क्योंकि घर पर कमाई का कोई बेहतर रास्ता नहीं था। उन्होंने शायद सोचा होगा कश्मीर जाएंगे, मेहनत करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे, फिर घर लौटेंगे। लेकिन घर लौटने की जगह उनकी मौत की खबर पहुंची। और यही आतंकवाद की सबसे बड़ी त्रासदी है। आतंकी गोली सिर्फ एक इंसान को नहीं मारती, वो पीछे पूरे परिवार को जिंदा छोड़ देती है। मामला है जम्मू कश्मीर के कुलगाम का। किलम इलाके में ईंट भट्टा। शुक्रवार की शाम यहां दूसरे मजदूरों की तरह छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना भी काम कर रहे थे। आतंकियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर फायरिंग शुरू कर दी। दीपक को गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया। परिवार को उम्मीद थी कि भूपेंद्र बच जाएंगे, लेकिन शनिवार को वो उम्मीद भी टूट गई। भूपेंद्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यानी एक ही हमले में दो परिवारों के दो बेटे उनसे हमेशा के लिए छीन लिए गए। लेकिन इस हमले की कहानी सिर्फ दो मौतों तक नहीं है। इस हमले ने एक बार फिर कश्मीर की सिक्योरिटी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि जिस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है, जिस वक्त हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियां के लिए हर इलाके में अलर्ट रहने की बात कही जा रही है, उसी वक्त आतंकियों का एक ग्रुप एक ईंट भट्टे तक पहुंचता है, मजदूरों को निशाना बनाता है, गोलियां चलाता है, दो लोगों की हत्या करता है और फिर मौके से फरार भी हो जाता है। तो सवाल है, आखिर सिक्योरिटी कहां थी? क्या आतंकियों को इस ईंट भट्टे की जानकारी पहले से थी? क्या उन्हें पता था कि यहां बाहर से आए मजदूर रह रहे हैं? क्या इलाके में इंटेलिजेंस इनपुट था? क्या मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई लोकल सिक्योरिटी मैकेनिज्म था? और अगर था, तो फिर आतंकियों ने वहां पहुंचकर हमला कैसे कर दिया? और अब सबसे डराने वाली बात, पहचान पूछकर हत्या का सवाल। इस हमले को लेकर सामने आई कुछ रिपोर्टों और परिवारों के दावों में कहा गया है कि हमलावरों ने मजदूरों की पहचान पूछी और उसके बाद उन्हें निशाना बनाया। कुछ रिपोर्टों में रिलीजियस आइडेंटिटी पूछे जाने की बात सामने आई है। हालांकि इस स्पेसिफिक डिटेल की पूरी पुष्टि जांच के जरिए होना बाकी है। लेकिन अगर जांच में ये बात सही साबित होती है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। क्योंकि 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला अभी लोगों की याद से गया भी नहीं है। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था, यानी कि टूरिस्ट को अटैक किया था। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक वो हमला रिलीजन बेस्ड टारगेटेड किलिंग से जुड़ा था और इसमें 25 टूरिस्ट और एक लोकल सिविलियन की मौत हुई थी। यानी पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भीड़ पर अंधाधुंध हमला नहीं किया था, वहां लोगों की धार्मिक पहचान को टारगेट करने की बात जांच में सामने आई। और अब कुलगाम में भी अगर पहचान पूछकर मजदूरों को निशाना बनाने की बात सच साबित होती है तो सवाल बहुत बड़ा है। क्या पहलगाम के बाद भी आतंकियों की वही सोच और वही टारगेटिंग स्ट्रेटेजी जारी है? क्या आतंकियों का मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं बल्कि लोगों के बीच डर पैदा करना है?
क्या वे ये मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर में बाहर से आया कोई भी आम इंसान सुरक्षित नहीं है? सरकार से सवाल क्यों ना पूछा जाए? यहां एक बात साफ होनी चाहिए, आतंकियों की गोली के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आतंकियों की है। लेकिन जब बार बार आम नागरिक टारगेट होते हैं, जब एक ही तरह के अटैक्स दोहराए जाते हैं, जब पहले भी माइग्रेंट वर्कर्स को निशाना बनाया जा चुका, तो सरकार और सिक्योरिटी एजेंसी से सवाल पूछना भी जरूरी है। क्योंकि सिक्योरिटी सिर्फ अटैक होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाने का नाम नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब है अटैक होने से पहले उसे रोकना। सिक्योरिटी का मतलब है इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत हो कि आतंकियों को किसी सिविलियन टारगेट की जानकारी ही ना मिल पाए। सिक्योरिटी का मतलब है कि जो मजदूर हजारों किलोमीटर दूर से कश्मीर में काम करने आया है, उसे कम से कम इतना भरोसा जरूर हो कि सरकार उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी ले रही है। अमित शाह से भी सवाल। देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है, और ये कहना भी जरूरी है कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। मसलन 12 जून 2026 को अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी प्रिपरेशन को लेकर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की थी। 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और उसी दिन उन्होंने यात्रियों को शुभकामनाएं भी दी। 4 जुलाई को गृह मंत्री ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत 23 और लोगों को टेररिस्ट घोषित करने की कार्रवाई की। यानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने का दावा लगातार कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर इतने बड़े सिक्योरिटी प्रिपरेशंस के बावजूद आतंकियों ने कुलगाम में 2 माइग्रेंट वर्कर्स को निशाना बना दिया, तो ग्राउंड लेवल पर सिक्योरिटी में गैप कहां रह गया? क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ? क्या लोकल सर्विलेंस कमजोर था? क्या माइग्रेंट वर्कर की सुरक्षा को लेकर कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं था? क्या सेंसिटिव एरियाज में रहने वाले नॉन लोकल वर्कर्स की रेगुलर वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग पर्याप्त है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सिर्फ बड़े अटैक्स के बाद बड़ी कार्रवाई करेगी? सवाल कई सारे हैं, लेकिन क्या सरकार इसका जवाब देगी?